हाय एवरीवन, विंग्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मेरे सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, करंट अफेयर्स की क्लास जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। आज है 23 फरवरी 2023 और आज के दिन जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो को अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। साथियों, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मेरे सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज का मोटिवेशनल कोर्स है जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर के आएगा। खुशियां मिलती नहीं मांगने से, मंजिल मिलती नहीं राह पर रुक जाने से। भरोसा रख खुद पर और उसे रब पर, सब कुछ देता है वो सही वक्त आने पर। साथियों, अपने आप के ऊपर इतना भरोसा होना चाहिए, ईश्वर पर विश्वास होना चाहिए। सब कुछ मिलता है इस जीवन में, लेकिन वो सही समय आने पर मिलता है। वो सही समय होता है, आप एक अच्छी मेहनत करते हो, जी और जान लगाकर करते हो, उसके बाद आपका सही वक्त आता है। खुशियां नहीं मिलती है मांगने से, मंजिल मिलती नहीं राह पर रुक जाने से। साथियों, अपने लिए मेहनत कीजिए। आपका एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए खुद को बेहतर करने का और इस दुनिया के लिए मिसाल कायम करने जैसा आपका लक्ष्य होना चाहिए। नामुमकिन नहीं कुछ भी इस दुनिया में। बदल दो जो हालात है, आज जैसे भी हालात है उस हालात को ही बदल दो। तुम तो मेरे माजी हो रे, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ोगे नहीं। चलिए शुरुआत करते हैं इस मोटिवेशनल कोर्स के साथ में आज के सेशन की बहुत जानदार और शानदार तरीके से। साथियों, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, भारत के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, नरेंद्र मोदी या साथियों इसमें से कोई नहीं। साथियों, हाल ही में ये विधि आयोग चर्चा के अंदर क्यों है? क्योंकि विधि आयोग का जो कार्यकाल है वो 20 फरवरी 2023 को खत्म होने वाला था और सरकार ने इस आयोग की जो कार्यकाल है इसको एक साल के लिए बढ़ा दिया है। वो 31 मार्च तक का कर दिया है, 2024 तक कर दिया है। तो ये बताना है आपको कि विधि आयोग के जो अध्यक्ष है वो कौन है। साथियों, इसका जो सही जवाब है वो है न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। ये 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष है। क्या है खास बात है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 31 अगस्त 2024 तक भारत के 22वें विधि आयोग का कार्यकाल को विस्तार से अपनी स्वीकृति प्रदान की है। यानी कि इसको एक साल के लिए बढ़ा दिया गया। अब इसे कब खत्म होता है? इसका कार्यकाल 20 फरवरी 2023 को खत्म होता, अब 31 अगस्त 2024 तक इसके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। साथियों, इस आयोग की जो गठन है वो 1955 के अंदर होता है। विधि आयोग की स्थापना कब होती है? तो 1955 के अंदर होती है। विधि आयोग ने अब तक 277 रिपोर्ट प्रस्तुत कर चुकी है। इतनी बातें इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। साथियों, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में संसद रत्न पुरस्कार कितने सांसदों को मिला? 12 सांसदों को, 13 सांसदों को, 14 सांसदों को या 15 सांसदों को? हाल ही में संसद रत्न पुरस्कार कितने सांसदों को मिलने की घोषणा की है? साथियों ना, ये घोषणा हो रही है, मिला नहीं अभी इनको। साथियों, इसका जो सही जवाब है वो है 13 सांसद। हाल ही के अंदर संसद रत्न पुरस्कार 13 सांसदों को मिलेगा। क्या खास बात है? संसद रत्न पुरस्कारों की जो स्थापना है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के सुझाव पर शीर्ष प्रदर्शन करने वाले सांसदों को सम्मानित करने के लिए की गई थी। उन्होंने स्वयं 2010 में चेन्नई में पुरस्कार समारोह के पहले संस्करण का उद्घाटन भी किया, यानी कि शुभारंभ भी किया। ये किसके सुझाव पर? यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम के सुझाव पर। जो भी सांसद अच्छा कार्य करता है उनको सम्मानित करने के लिए संसद रत्न पुरस्कार दिया जाता है और इसकी शुरुआत होती है 2010 के अंदर। और सबसे पहले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने ही चेन्नई के अंदर इस समारोह का शुभारंभ किया था। अब तक 90 शीर्ष प्रदर्शन करने वाले सांसदों को यह सम्मान मिल चुका है। इस वर्ष 25 मार्च 2023 को 13वां संस्करण होगा और 13 ही लोगों को, ये 13 सांसदों को इसके अंदर मिलेगा। और आपको ये भी ध्यान रखना है, श्रीनिवासन संस्थापक अध्यक्ष है किसके? संसद रत्न पुरस्कारों के संस्थापक अध्यक्ष। और संसद रत्न जो पुरस्कार समिति की जो अध्यक्ष है वो है
प्रियदर्शनी राहुल। ये दोनों पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। देखिए, एक तो संस्थापक अध्यक्ष है, संस्थापक का मतलब आप समझ चुके हैं, और एक होता है पुरस्कार समिति की जो अध्यक्ष है वो है प्रियदर्शनी राहुल, और श्रीनिवास संस्थापक है। इतनी बार इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है साथियों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रूस ने न्यू स्टार्ट संधि से अलग हो गया, वह संधि किस वर्ष लागू की गई? न्यू स्टार्ट संधि क्या है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, और यह संधि कब लागू हुई थी। साथियों, यह रूस और अमेरिका के मध्य एक प्रकार की संधि है। अपने जो हथियारों की जो बनाने की जो होड़ है उसको कम करने के लिए बराक ओबामा के समय की बात है, उस समय ये न्यू स्टार्ट संधि बनाई गई थी। ये कब लागू हुई थी? वर्ष 2010 के अंदर, 2011 के अंदर, 2012 के अंदर, ये साथों 2005 के अंदर। साथियों, ये जो संधि है 2010 के अंदर इसके एमओयू पर हस्ताक्षर हुए थे, लेकिन ये जो लागू हुई है, ये लागू पूछा है तो इसके अंदर 2011 सही जवाब होगा। ये संधि कब लागू होती है? 2011 के अंदर। आगे, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक अहम फैसला लेते हुए न्यू स्टार्ट ट्रीटी से रूस को अलग कर दिया है। नई सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि, जिसे स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी कहते हैं, स्टार्ट के रूप में परिभाषित किया गया है। यह संधि 5 फरवरी 2011 को लागू हो गई थी। न्यू स्टार्ट संधि मुख्य उद्देश्य विश्व के दो प्रमुख परमाणु शक्तियों के बीच खतरनाक हथियारों की होड़ को समाप्त करना था। यानी कि जो हथियार बनाने की जो होड़ है, परमाणु हथियार बनाने की, उस होड़ को कम करने के लिए इसको बनाया गया था। लेकिन हाल ही के अंदर रूस और यूक्रेन का बीच में युद्ध चल रहा है, और यूक्रेन के कहीं ना कहीं साथ अमेरिका का है, इसलिए रूस इस संधि को क्या कर रहा है? खत्म कर रहा है। इस संधि पर 2010 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और उनके रूसी समकक्ष दमित्री मेदवेदेव ने हस्ताक्षर किए थे। इतने पॉइंट्स इस क्वेश्चन के बारे में साथियों आपको ध्यान में रखने हैं। आगे बढ़ते, बीसीसीआई ने महिला प्रीमियर लीग के टाइटल स्पॉन्सर के रूप में किसे चुना है? टाटा ग्रुप को, जियो को, मास्टर कार्ड को, या साथियों ड्रीम 11 को? बीसीसीआई ने महिला प्रीमियर लीग के टाइटल स्पॉन्सर के रूप में टाटा ग्रुप को चुना है। अब टाटा ग्रुप 2027 तक महिला प्रीमियर लीग के टाइटल स्पॉन्सर के रूप में दिखेगा आपको। क्या है खास बातें? WPL टाइटल स्पॉन्सरशिप टाटा ग्रुप को मिली है। टाटा ग्रुप पहले से ही भारत के प्रतिष्ठित इंडियन प्रीमियर लीग का टाइटल स्पॉन्सर है। बीसीसीआई ने विमेंस प्रीमियर लीग के पहले सीजन का शेड्यूल जारी कर दिया है। पहले सीजन में कुल 5 टीमें इसके अंदर भाग ले रही हैं। विमेंस प्रीमियर लीग के पहले संस्करण का आगाज 4 मार्च को हो रहा है, जिसके पहले मैच में गुजरात जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच जो टीमें आमने सामने होगी। इतने पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं साथियों। आगे बढ़ते हैं, क्या है खास बात है अगले क्वेश्चन के अंदर। केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश के साथ हवाई सेवा समझौते को मंजूरी दी है? केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश के साथ हवाई सेवा समझौते को मंजूरी दी है? फिलीपींस, गुयाना, वेनेजुएला, या साथियों घाना? हमारे देश के नागरिक और उन देश के नागरिक का आवागमन और बेहतर करने के लिए हमारे देश ने किस देश के साथ में हवाई सेवा समझौता किया है? तो उसका सही जवाब है वो है गुयाना। किसके साथ में किया है साथियों? गुयाना के साथ में भारत ने इसके लिए समझौता किया है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की सरकार और गुयाना सरकार के बीच हवाई समझौते पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी है। इस समझौते पर हस्ताक्षर करने से दोनों देशों के बीच हवाई सेवाओं का प्रावधान की एक रूपरेखा तैयार होगी। भारत और गुयाना अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन पर सम्मेलन शिकागो सम्मेलन के हस्ताक्षर करता है। गुयाना एक साउथ दक्षिण अमेरिकी देश है जिसकी राजधानी जॉर्ज टाउन है। गुयाना की राजधानी कौन सी है? जॉर्ज टाउन है। साथियों, हम बहुत जल्द ही वर्ल्ड ज्योग्राफी वर्ल्ड मैप को पढ़ने वाले हैं, इसलिए बहुत बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। जब मैप के बारे में पढ़ेंगे उस समय जितने भी देश आएंगे उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। आइए अगला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। भारतीय किस खिलाड़ी ने ISSF विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में
कांस्य पदक जीता। और इस 10 मीटर एयर राइफल में ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता आपको बताना है। तिलोत्तमा सेन ने, अपूर्वी चंदेला ने, अंजलि भागवत ने या मनु फाकर ने। साथियों इसका जो सही जवाब है वो है तिलोत्तमा सेन ने। ये हाल ही के अंदर जो मिस्र के काहिरा के अंदर हो रही ISSF विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल में जो ब्रॉन्ज मेडल जीता है वो जीता है तिलोत्तमा सेन ने। यह है तिलोत्तमा सेन लड़की। भारतीय शूटर तिलोत्तमा सेन ने मिस्र के काहिरा में ISSF विश्व कप में महिलाओं को 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक जीता। तीसरे दिन भारत के इस रुद्राक्ष पाटिल ने पुरुषों के एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता। इसके अंदर देखिए साथियों, पुरुषों के अंदर जो स्वर्ण गोल्ड जीत कर लेकर आया उसका नाम है रुद्राक्ष पाटिल। ठीक है, इतने पॉइंट्स आपको इसके अंदर ध्यान रखने। हाल ही में किस देश ने 800 अरब डॉलर के मेगा प्रोजेक्ट मुकाब की घोषणा की है। साथियों ये दुनिया का हाईटेक सिटी बनने जा रही है और ये किस देश के अंदर बनेगी। 800 अरब डॉलर के मेगा प्रोजेक्ट मुकाब की घोषणा। यूएई, सऊदी अरब, ईरान या साथियों इसमें से कोई नहीं। साथियों इसका जो सही जवाब है वो है सऊदी अरब। ये सऊदी अरब के अंदर बनेगा 800 अरब डॉलर का मेगा प्रोजेक्ट मुकाब। क्या है खास बात है इस मुकाब के बारे में, आइए देखते हैं। सऊदी अरब में न्यू मुरबा नाम से एक हाईटेक सिटी बनाई जा रही है। क्या नाम से है? न्यू मुरबा नाम से। हमारे भारत के अंदर जो डोलेरा बन रही है, गुजरात के अंदर एक हाईटेक शहर बन रहा है, एक सिटी बन रही है, उसी प्रकार से यहाँ सऊदी अरब में बन रही है न्यू मुरबा नाम से। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का दावा, वहाँ के जो क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान का दावा है कि यह एक ऐसी फ्यूचर सिटी है जो पूरी दुनिया के शहरी रहन सहन में क्रांति ला देगी। इस सिटी को 2030 तक तैयार करने का टारगेट रखा गया है। शहर के बीचों बीच में मुकाब नाम की एक इमारत होगी। ये मुकाब नाम की एक इस प्रकार की एक इमारत होगी जिसकी ऊंचाई बताया जा रहा है कि 400 मीटर होगी। हमारे देश के जो उद्योगपति मुकेश अंबानी है, जो उसका जो बिल्डिंग्स है वो है 173 मीटर की और ये बनेगा 400 मीटर का सबसे मुकाब नाम से एक बहुत बड़ी इमारत बनेगी। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2023 अर्जेंटीना ओपन खिताब किसने जीता? राफेल नडाल, कार्लोस अल्कराज ने या कैमरून नोरी ने या साथियों इसमें से कोई नहीं। हाल ही में 2023 अर्जेंटीना ओपन खिताब जीतने वाला कौन है? तो वो उसका नाम है कार्लोस अल्कराज। ये ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है साथियों। ये है कार्लोस अल्कराज, इसने जीता है अर्जेंटीना ओपन खिताब। आगे बढ़ते साथियों। अब साथियों हम पढ़ेंगे आज का स्टैटिक जीके के अंदर राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। साथियों अनुच्छेद 52 क्या है? राष्ट्रपति का पद, उसके बारे में बात कही गई है। राष्ट्रपति का पद होगा, ये अनुच्छेद 52 के अंदर है। अनुच्छेद 53 क्या कहता है? संघ की समस्त शक्ति कार्यपालिका के अंदर निहित होती है। संघ की जितनी भी शक्ति है वो कार्यपालिका के अंदर निहित, कार्यपालिका की समस्त शक्ति राष्ट्रपति के अंदर निहित होती है। संघ के समस्त कार्यपालिका जो शक्तियां होती है वो राष्ट्रपति के अंदर निहित होती है। ये अनुच्छेद 52 कहता है। अनुच्छेद 54 के अंदर क्या है? निर्वाचक मंडल के बारे में बात कही गई है। अनुच्छेद 55 के अंदर है निर्वाचन की विधि। राष्ट्रपति का निर्वाचन की जो विधि होती है, एकल संक्रमणीय प्रतिनिधित्व प्रणाली, उसके बारे में बात कही गई अनुच्छेद 55 के अंदर। अनुच्छेद 56 के अंदर राष्ट्रपति का कार्यकाल के बारे में बात की गई है, राष्ट्रपति के पद की अवधि के बारे में बात कही गई है। अनुच्छेद 57 के अंदर क्या है? राष्ट्रपति कितनी भी बार चाहे वो पुनः निर्वाचित हो सकता है हमारे भारत देश के अंदर, उसके ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं है। अनुच्छेद 58 क्या कहता है? राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यता, राष्ट्रपति के कार्यालय की शर्त है, यानी कि राष्ट्रपति की जो योग्यता है वो क्या योग्यता होनी चाहिए, वो अनुच्छेद 58 के अंदर है। अनुच्छेद 59 के अंदर क्या? पद एवं शर्तें। और अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति के महाअभियोग की प्रक्रिया। और अनुच्छेद 71 समाधान की शक्ति की बात कही गई है।
इतनी बातें अनुच्छेदों के बारे में, राष्ट्रपति के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया है? अनीस अग्रवाल, डॉक्टर महेंद्र मिश्र, अनिल अग्रवाल या साथियों इसमें से कोई नहीं। दो से ऑप्शन सेम आ चुके हैं। चलो आपको दो में से एक ही बताना है कौन सा सही होगा। तो साथियों इसका जो सही जवाब है वो है डॉक्टर महेंद्र मिश्र को ये अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यानी कि इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज के लिए इसको सम्मानित किया गया महेंद्र मिश्र को। मैंने कल ही आप लोगों से बात की थी कि 1999 के अंदर यूनेस्को के द्वारा इसकी मनाने की घोषणा की गई और सर्वप्रथम बांग्लादेश ने इस दिवस के रूप में मनाया था और बांग्लादेश के अंदर ही ये शेख हसीना ने इसको दिया है। यह महेंद्र मिश्र को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज के लिए पुरस्कार दिया गया है। वर्ष 1999 में यूनेस्को ने 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के तौर पर मनाने का निर्णय किया था। पहली बार इस दिवस को मनाने की शुरुआत बांग्लादेश ने की थी। बाद में वर्ष 2000 में विश्व भर में इस दिवस को मनाया जाने लगा। इस अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2023 की जो थीम है वो है बहुभाषी शिक्षा को बदलने की आवश्यकता है। ये 2023 की थीम आपको याद में रखनी है। मल्टीलैंग्वेज एजुकेशन नेसेसिटी टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन। आगे बढ़ते साथियों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हाल ही में उत्तर प्रदेश के आगरा में 10 दिवसीय ताज महोत्सव का उद्घाटन करने किसने किया है? नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल या योगेंद्र उपाध्याय या साथियों इसमें से कोई नहीं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के आगरा में 10 दिवसीय ताज महोत्सव का जो उद्घाटन है वो योगेंद्र उपाध्याय के द्वारा किया गया था। उत्तर प्रदेश की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, कला को बढ़ावा देने के लिए, शिल्पकारों का एक अपने सामान को बेचने के स्थान प्रदान करने के लिए इसका आयोजन किया गया। ये ताज महोत्सव 10 दिवसीय होगा। कहाँ पे होगा? ये उत्तर प्रदेश के आगरा के अंदर होने वाला है। इतने पॉइंट्स आपको इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखना साथियों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो अपने साथियों के साथ में शेयर करना ना भूले। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी को और बेहतर करते रहिए। धन्यवाद।